तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं सीडीपी के। इसके पहले के 2 क्लासों में हम लोग 25-25 यानी कि 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज अपनी तीसरी क्लास है जिसमें हम लोग 51 से लेकर के और 75 यानी कि 75 नंबर तक के क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51 है ये, और इसको करने से पहले सभी लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और अपने सभी साथी मित्र के पास में शेयर कर दीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, क्योंकि जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी सीरीट के लिए और तैयारी एक दिन में नहीं होती, सभी को पता है। तो लगातार तैयारी आप लोगों को करनी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कि तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है। आपको बताना है तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है। पहला लिखा है कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा लिखा है कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है। तीसरा ऑप्शन लिखा है कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्य हैं। चौथा ऑप्शन लिखा है कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 51 के लिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। सभी लोग क्लास को शेयर करें अपने साथी मित्र के पास में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय, जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में नाम है। तो आपको बताना है उसका नाम क्या है वर्तमान में। जो प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में। तो फटाफट आप लोगों को आंसर करना है। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जो कि चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52। अगला क्वेश्चन है आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। ऑप्शन नंबर बी है स्वयं। ऑप्शन नंबर सी है साधारण बच्चों का और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी का। तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आपको पता है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इसमें किया जाता है आत्मनिरीक्षण यानी स्वयं की। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, लिखा है प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। आपको बताना है कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है। क्या मॉन्टेसरी को माना जाता है, काल्डवेल को माना जाता है, या फिर फ्रोवेल को माना जाता है, सुकरात को माना जाता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, सभी को पता है कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक सुकरात को माना जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। लगातार वीडियो में बने रहिएगा, 10 से 12 मिनट लगते हैं क्वेश्चन करने में और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन बनने वाले हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आप लोगों को करना है। फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। तो आपको पता होगा बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान की देन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही रहने वाला है। बाकी ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है। सभी लोग आंसर करेंगे। जब बालक 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचता है तो बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो चुका होता है। क्या वो शारीरिक विकास है, बौद्धिक विकास है, मानसिक विकास है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक का मानसिक विकास लगभग पूरा हो चुका होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है उनका सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 57 है थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया। आंसर कीजिए सभी लोग। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को कैसा रूप प्रदान किया। निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट, या फिर ये सभी रूप उन्होंने दिए। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया। उम्मीद है सभी का क्वेश्चन सही निकल रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा। आपको बताना है कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माने जाने लगा।
फटाफट आंसर करेंगे। आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान या फिर चेतना का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यवहार का विज्ञान यहाँ पर माने जाने लगा 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। सभी लोग बताएंगे, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा किसने दिलाया? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, स्किनर या फिर वाटसन। तो क्वेश्चन नंबर 59 के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया विलियम जेम्स ने। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोगों ने कर लिया उनका सबका सही माना जाएगा क्वेश्चन। 60 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है और सभी लोग इसका आंसर कीजिए एक बार। इसको पढ़े लिखा है, बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है। क्या वो वंशानुक्रम है, पर्यावरण है, बुद्धि है या फिर मृत्यु है? तो बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में इनमें से कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा कि मरने के बाद क्या ही कोई प्रभावित करेगा किसी चीज़ को। अगला देखते हैं क्वेश्चन। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? आपको बताना है। पहला लिखा है आत्मा की, दूसरा है मन, तीसरा है मस्तिष्क और चौथा ऑप्शन है चेतना। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वह है चेतना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। आपको बताना है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में किसका मुख्य स्थान है? बालक का। तो हमेशा आपको याद रखना है कि बाल मनोविज्ञान में जो मुख्य स्थान होता है किसका होता है? बालक का ही होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नीचे के ऑप्शन हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? क्या वो प्लेटो थे, अरस्तु थे, बर्कली थे या फिर वाटसन थे? मनोविज्ञान का जन्म किसके समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था? आपको यहाँ पर यह बताना है। तो आपको पता होगा अरस्तु के समय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? अगर आपको किसी बच्चे की वृद्धि और विकास के बारे में जानना है तो सबसे अच्छी विधि क्या है? क्या मनोविश्लेषण विधि है, तुलनात्मक विधि है, विकासीय विधि है या फिर सांख्यिकी विधि है? क्वेश्चन नंबर 64 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। सबसे अच्छी विधि है विकासीय विधि। कौन सी हो जाएगी? विकासीय विधि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व कौन से हैं यहाँ पर? क्या शिक्षार्थी है, सीखने की प्रक्रिया है, अध्यापक हैं या फिर ये सभी हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जो मुख्य तत्व में आते हैं वो ये सभी आएंगे। शिक्षक भी आएगा, शिक्षार्थी भी आएगा और सीखने की प्रक्रिया भी आएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने 66 नंबर का, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्तिक विभिन्नता, देखते हैं कौन सा इसमें आंसर सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 66 में। पहला लिखा था कि व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना। दूसरा ऑप्शन लिखा है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। और जो तीसरा ऑप्शन लिखा है पहला और दूसरा दोनों। और चौथा ऑप्शन लिखा है कि ऊपर में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ए और बी है, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विज्ञान के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? मन, आत्मा, चेतना या फिर व्यवहार? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था आत्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग इनमें से कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट पता है कि शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम ये तीनों ही जो हैं मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है, जबकि शिक्षण अनुभव जो है ये इसका भाग नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? इनमें से ऐसी कौन सी समस्या है जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति आएगी या फिर विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर या फिर शैक्षणिक पिछड़ापन? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे लोग इसमें उलझ जाते हैं।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शैक्षणिक पिछड़ापन। अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर। लिखा है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शकल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, जबकि सी लिखा है समायोजन और बुद्धि, और डी ऑप्शन लिखा है चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार इसमें से कौन सा है? तो हमें पता है चिंतन और कल्पना जो है ये थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या फिर सृजनशीलतावाद। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है यहाँ पर है सृजनशीलतावाद, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? क्या वो फ्रावेल हैं, पेस्टालॉजी हैं, थॉर्नडाइक हैं या फिर प्लेटो हैं? क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा पेस्टालॉजी। अगला क्वेश्चन है जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित स्तर या फिर अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंद्रिय जनित स्तर होता है ये, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? ये क्लास आपकी फटाफट होती है, 10 से 12 मिनट में 25 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बंडूरा, मैस्लो, स्किनर या फिर पियाजे? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। इसमें हम लोग फटाफट 25 क्वेश्चन कर लेते हैं 10 से 12 मिनट में, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। और लगातार वीडियो में आप लोग बने रहे उसके लिए धन्यवाद, और अपने साथी मित्रों को जरूर शेयर करना। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।